हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जरा ठहरिए, यह कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुलीं, तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कना बंद ना हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाईं। पहली बार तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान उसे भूल गया। पास के हॉल की घड़ी ने 1 का घंटा बजाया तो उसकी समझ में ही ना आया कि वह घड़ी कहाँ है, वह स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे-धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा उसके दिमाग में फिर वही खट-खट गूंज उठी है जो अभी गूंज रही थी। पता नहीं अपने पता नहीं सपने में या सचमुच ही। अचानक गोविंद की ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खट-खट की हो और बड़े गिड़गिड़ाकर कहाँ हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वह आवाज़ कुछ ऐसे रहस्यमयी ढंग से आकर उसकी चेतना को कोसने लगी कि वह बौखलाकर जाग उठा। सचमुच ही यह किसी की आवाज़ थी या महज उसका भ्रम। फिर उसे धीरे-धीरे याद आया कि यह भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अद्भुत सोया था कि वह स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में यह आवाज़ कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वह धीरे-धीरे स्थान की बात भी बताने लगता और वहाँ खुद पाने पर कड़ाहे या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिलती और वह देखते देखते मालामाल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अनाधिकारी आदमी ने उसे द्रव्य को निकलवाना चाहा, तो उसमें कौड़ियाँ और कोयले निकले या फिर उसके कोड़ फूट आया या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उसे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही। और वह बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोहाच्छन्न सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल ने फिर वही 1 घंटा बजाया। गोविंद ने अब नहीं रह गया। रजाई के चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभाल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कॉपियों की बगल से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली। कहीं वहीं कहीं से खोजकर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा न निकालना पड़े। उसने 2-3 बार घिसकर दियासलाई जलाई, मोमबत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दबा के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि किवाड़ पूरे बंद हैं और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की सी रोशनी आती है। वह अभी बुझ चुकी है।
सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख़्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस, दूसरे लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी बिजली खर्च करते हो। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। 4748 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थीं। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों की 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने शक्ति निगाहें से इधर-उधर देखा और फिर एक बार उस पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता और जैसा उस समय भन्नाया था। अपनी वाणी का यहीं पर विराम देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।